टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है संडे। संडे को सब सुस्त होते हैं, है ना। संडे को कोई पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। सिर्फ 10 मिनट, कोशिश है कि 10 मिनट के अंदर अंदर वाइंड अप कर दिया जाए, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भैया हाईएस्ट जो रैंक्ड है इंडियन चेस प्लेयर वो अभी प्रेजेंट में कौन है, ठीक है। तो चेस प्लेयर का सीधा नाम पे जाते हैं और उनका नाम क्या है, उनका नाम है अर्जुन एरिगस, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, कहीं और नहीं सोचना है। रैंक नंबर 9 है इनका, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि हु इज द हेड ऑफ म्यांमार रूलिंग मिलिट्री काउंसिल। अभी हाल ही में इन्होंने आर्म्ड डे, एक डे बनाया, आर्म डे बनाया है, इसीलिए ये थोड़ा चर्चा में था। तो इसको हेड कौन कर रहा है, मीन ओंग हियांग, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नाम होते हैं इनके भैया, याद रखना है। बट द गल्फ ऑफ टोंकिन, ये जो गल्फ ऑफ टोंकिन है, कभी भी इस तरीके का जियोग्राफिकल अगर कोई प्लेस न्यूज में है तो उसकी लोकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस जरूर ध्यान देना है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन बन सकता है। बट ये सिंपल पूछा है कि जो भी रिसेंटली न्यूज में था ये कहाँ पे स्थित है, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउथ चाइना सी, रेड सी। तो सही आंसर भैया साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो ये आपका मैप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ टोंकिन है, ठीक है। ये साउथ चाइना सी हो गया, ये आपका वियतनाम हो गया, ये आपका चाइना हो गया। दरअसल चाइना की तो शुरू से आदत रही है ना, टेरिटोरियल, मतलब अपना हाथ वो हमेशा अपना कंट्रोल करता है जमीन पर, ठीक है। दूसरे की जमीन पर, दूसरे के राइट्स पर, अगर कोई समुद्री एरिया है तो वो अपना हक हमेशा जताता है, क्योंकि अगर अगर खासकर उसकी लोकेशन उसके इर्द गिर्द है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यही हुआ कि जो चाइना की सरकार है उसने डेलिनिएटेड द बेस लाइन इन द गल्फ ऑफ टोंकिन, जिसको उसने चाइनीज का गल्फ का नाम कह दिया बेबो, ठीक है, यूजिंग स्ट्रेट लाइंस फार फ्रॉम द कोस्ट। तो यहाँ पे वियतनाम को थोड़ा सा इस पे ऐतराज हुआ है, वो अपना हक जता रहा है, जबकि दोनों का ही हक है, क्योंकि ये कहाँ से, नॉर्दर्न वियतनाम के उधर और साउदर्न साउदर्न चाइना यहाँ पे पड़ रहा है, उसके भी राइट है, और वियतनाम का नॉर्थ में है आपका गल्फ ऑफ टोंकिन, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, सी आंसर है। अच्छा, ये जो गल्फ होता है ना बच्चों, ये होता क्या है बेसिकली, गल्फ आंशिक रूप से एक ऐसा पार्ट है समुद्र का, देखो एक ऐसा पार्ट है जो भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। इस तरफ भूमि है, तो इस तरफ है ना, तो ये होता है आपका गल्फ, जिसे हम खाड़ी कहते हैं। खाड़ी समुद्र का एक गहरा प्रवेश द्वार है जो लगभग भूमि से घिरा हुआ होता है, जिसका मुंह संकीर्ण होता है। खाड़ी अधिकतर भूमि से घिरी होती है, लेकिन समुद्र इतना घिरा नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी भैया एक नाव पलटी है, कहाँ पलटी है, एक बंदरगाह में जिसका नाम है बेंटेंग। तो ये जो बेंटेंग पोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। 37 लोग थे उस नाव में जो पलट गई है, ठीक है। तो भाई अभी तो फिलहाल ये है कि 2 लोग मरे हैं। ये जो ये आपका बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है, बेसिकली ये बंदरगाह आपका स्थित है, ये जो बेंटेग जो पोर्ट है ये आपका सेलियार आइलैंड, जो कि साउथ सुलेवेसी प्रोविंस के थोड़ा सा उसके नजदीक है, कह सकते हैं। तो ये जो आपका सुलेवेसी प्रोविंस है या आइलैंड है, ये वर्ल्ड का 11th लार्जेस्ट आइलैंड है। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन ये नहीं पूछे, हो सकता है ये इसके अंदर का जो डिस्क्रिप्शन है, फैक्ट है, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सुलेवेसी जो आइलैंड है, जिसके अंदर आपका सलियार आइलैंड था, जिसके अंदर आपका पोर्ट ऑफ बेंटेंग था, वहां से आपकी नाव भैया डूब गई है, ठीक है, पलट गई है गल्फ ऑफ बोन में, ठीक है। तो आपका सुलेवेसी आइलैंड पूरे विश्व का 11वां लार्जेस्ट आइलैंड है। सही आंसर इंडोनेशिया है, ये आपकी लोकेशन होगी, ये सुलेवेसी है, ये इंडोनेशिया है, यानी ये वाला एरिया, ठीक है। नॉर्दर्न भी है, साउदर्न भी है, और आपका सेंट्रल सुलेवेसी भी है। सोचो कितना बड़ा आइलैंड है। नेक्स्ट फिर से आइलैंड पे क्वेश्चन है, किनमेन आइलैंड, ये भी न्यूज में था, ये कहाँ पे स्थित है, कौन सी कंट्री में स्थित है, बेसिकली ये ताइवान में स्थित है। ताइवान और चाइना दोनों ने मिलकर एक जॉइंट रेस्क्यू मिशन चलाया है टू फाइंड आउट दी मिसिंग क्रू मेंबर्स आफ्टर फिशिंग वेसल कैप्साइज्ड नियर ताइवान किनमेन आइलैंड, ठीक है। तो इस किनमेन आइलैंड में फिर से एक जो वेसल था वो पलट गया, कैप्साइज्ड मतलब पलटना। तो आपको क्या याद रखना है, बेसिकली जिस भी आइलैंड की बात हो रही है उसकी लोकेशन याद रखना है। तो ये ताइवान में स्थित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके बारे में? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। फटाफट करते हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की बात है तो यस, ये अराउंड द वर्ल्ड तो ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। पहली स्टेटमेंट सही है। ये क्रिएट हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, बिल्कुल सही है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट गलत है कि भाई री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कंजिक्यूटिव, 2 साल लगातार सर्व करने के बाद हर मेंबर दोबारा से री इलेक्ट हो सकता है। नहीं, ओनली 3 स्टेटमेंट्स। यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ये होता है कि यू मस्ट बी श्योर, है ना, अबाउट दी स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी मेरा फेस दिखता है, कभी कभी फेस नहीं दिखता है, तो भैया उसमें मैं उतनी ही इंथुजियास्टिक पर्सन हूँ जितना जब फेस दिख के होता है, ठीक है। तो कभी मैं सोचना कि मैम ढीली ढाली हो रखी है, सो रही है, इसलिए फेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपसे ज़्यादा एक्टिव होके बैठी हूँ मैं। चलिए, सारी स्टेटमेंट सही है। अब ये 3 साल के लिए सर्व करते हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत थी। ये 2 साल नहीं, 3 साल के लिए सर्व करते हैं, ठीक है। और ये दे आर नॉट एलिजिबल, दोबारा री इलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनमें से कौन सी कंट्री है जो पार्ट नहीं है डेन्यूब रिवर का? अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे? एक ऐसी नदी जो यूरोपीय नदी है, यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट नदी है, जो कई कंट्री से होते हुए गुजर रही है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जो पार्ट नहीं है? टर्की, जर्मनी, स्लोवाकिया, रोमानिया। तो भाई टर्की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखो, जर्मनी आ गया, रोमानिया आ गया, ठीक है। दूसरा क्या था? जर्मनी हो गया, स्लोवाकिया भी है, रोमानिया भी है, टर्की नहीं है, ठीक है। ये नदी यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट नदी है, ठीक है। डेन्यूब को बहुत नामों से अलग अलग लैंग्वेजेस में जाना जाता है, ठीक है। रशिया में वोल्गा, वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वोल्गा के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट नदी है यूरोप की। इट फ्लोज थ्रू सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट साउथ इनटू ब्लैक सी, ठीक है। तो अपर बेसिन है, मिडिल बेसिन है, ये आप एक्सप्लेनेशन खुद पढ़ लेना। आज संडे है, रेस्ट करो, ठीक है, बाद में देख लेना। लेकिन अभी बस इतना ही जानना है। इसकी लोकेशन अगर आप देखो तो ये लोकेशन है, ठीक है। ये मैप है, इसको ध्यान रख लेना। ये ब्लैक सी है आपका, यहाँ से ये नदी इस तरीके से ऐसे 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 जा रही है, ठीक है। जर्मनी हो गया आपका, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, ठीक है, ये फ्रांस है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम डे हर साल कब मनाया जाता है? ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम पता होनी चाहिए। ऐसी जब नेशनल मैरीटाइम है, ऐसी वर्ल्ड वाला भी है, ठीक है। अच्छा, ये मैरीटाइम है ना, ये किसके उसमें उपलक्ष्य में मनाया जाता है? टू अवेयरनेस अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी। थोड़ा सा लग रहा था कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड का इसके साथ लिंक, यस, इसके साथ लिंक है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो समुद्री एरिया से, समुद्री रास्ते से जो इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमी बूस्ट होती है हर कंट्री की, उसके उपलक्ष्य में, उसकी इम्पोर्टेंस, मैरीटाइम की इम्पोर्टेंस के लिए ये राष्ट्रीय मैरीटाइम डे जो है वो मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये 5 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और है कि भाई आपने आरबीआई का देखा। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन और है, सीधा पहले वहां चले जाते हैं। ये रहा, इस साल ना थीम क्या थी ये बताना है। 5 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम थी इस बार नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। भाई अगर आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, इकोनॉमी बूस्ट करने का सोच रहे हैं, यू मस्ट बी इंश्योर सेफ अबाउट द सेफ्टी। सेफ्टी भी होना चाहिए, क्योंकि पायरेट्स भी हैं, आपको पता ही है, समुद्री लुटेरे। तो ये है आपका थीम नेशनल मैरीटाइम डे का। वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 26 सितंबर, ठीक है। दोनों चीजें हो गई। और ये थीम किसने रखी थी, ये किसने अनाउंस किया था? यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ने, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं आरबीआई पे। आरबीआई की इस साल की अप्रैल 1 बाय मंथली मॉनिटरी रिपोर्ट आई है, ठीक है। बाय मंथली मॉनिटरी, ये जो आपकी मौद्रिक नीति होती है ना, वो ये हर दूसरे महीने होती है। पहले क्वार्टरली होती थी, हर 3 महीने में एक बार होती थी। 4 मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होती थी आरबीआई गवर्नर के द्वारा। अभी शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं। लेकिन अब क्या है, रिफॉर्म हो चुका है, हर दूसरे महीने मॉनेटरी रिपोर्ट आती है। और आरबीआई का मेन फंक्शन क्या होता है?
प्राइस स्टेबिलिटी, है ना, यानी कि इन्फ्लेशन को रोकना, इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना। टारगेट क्या है? 4%, ठीक है, 4% टारगेट है, इस बार था 5.4। इसीलिए आरबीआई ने डिसीजन लिया कि भाई अभी मार्केट में इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन दो वजह से होता है, प्राइस दो वस्तु व सेवा की दो फैक्टर की वजह से प्राइस बढ़ता है। एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। सप्लाई यानी अगर एक दुकानदार वस्तु की प्राइस को बढ़ा रहा है क्योंकि उसकी लागत ज़्यादा है, कॉस्ट फैक्टर ज़्यादा है, तो वो प्राइस बढ़ा देगा। डिमांड ये होता है कि समटाइम्स शॉपकीपर देखता है ग्राहक, कस्टमर के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो हाई कीमत पे बेचता है। यानी डिमांड क्यों कर रहा है हाई प्राइस पे? क्योंकि पैसा, मनी सप्लाई ज़्यादा है। तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? क्योंकि लोग पैसा कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं। बैंक्स का हेड कौन है? आरबीआई है। आरबीआई क्या करेगा? बैंक्स को पैसा कम उधार देगा। इनके पास कम पैसा रहेगा तो ये दुनिया को लोन देगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कोई प्रोडक्ट अगर महंगा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ब्याज अगर ज़्यादा है तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे लोन लेने पर, मनी सप्लाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें आरबीआई अपना रोल निभाता है। अभी ये चर्चा में रहा कि बाय मंथली रिपोर्ट इस साल की 2024-25 की फर्स्ट जो है उसमें रेपो रेट उसने चेंज नहीं किया। रेपो रेट क्या होता है? जब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेते हैं, जिस रेट पे, जिस ब्याज पे लेते हैं उसे कहते हैं रेपो रेट। बदले में उन्हें रखना पड़ता है, गिरवी रखनी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो वो कहता है आरबीआई कि जब भैया आप मेरा लोन चुकाओगे तो ये जो आपने गिरवी रखा है ये वापस परचेज कर लेना। इसलिए रेपो की फुल फॉर्म होती है री परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अभी हाल में आरबीआई ने इसे चेंज नहीं किया है। तो ये कौन सा, कितने टाइम में चेंज नहीं हुआ है? मैं बता दूं, ये 2023 से चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन इन द मार्केट। तो ये 7th टाइम सही आंसर है, क्योंकि फैक्ट भी पूछ सकता है। ये मैंने कंसेप्ट समझा दिया, फैक्ट है 7th टाइम। ठीक है, तो अब ये भी बताना है ये रेपो रेट कितना मेंटेन है? 6.5%। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं। ये बहुत सुंदर एक मंदिर है। ये मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर है अहोबिलम श्रीन, अहोबिलम मंदिर कह लो। ये हमारे विष्णु भगवान जी है, जिनका रूप है आपका नरसिम्हा, जिनका लॉयन हेड है। ठीक है, आपको पता ही है ये अगर हिस्ट्री देखते हैं, हिरण्यकश्यप जो राजा था, जो राक्षस था, उसका वध किया था इन्होंने अपने डिवोटी प्रहलाद को बचाने के लिए। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था, और ये जो राक्षस था इसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा क्यों करता है। तो वो जब प्रहलाद पे ही वध करने लगे उसके पिता, तो विष्णु भगवान जी ने नरसिम्हा रूप लेकर उसके प्राण हर लिए। किसके? हिरण्यकश्यप के। भगवान अपने भक्तों को हमेशा बचाते हैं भैया। ठीक है, चलिए ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, एक अभी हाल में ना 104 बरसी मनाई है पॉलिटिकल संगठनों ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने ये 104th बरसी मनाई। 3 अप्रैल को मनाई। ठीक है, आज 7 अप्रैल है, 3 अप्रैल को मनाई। कहाँ पे मनाई? तमिलनाडु के मदुरै में एक मैसेक्रे हुआ था, पेरुंग मनलुर। ये पेरुंग मनलुर जो है नरसंहार हुआ था। क्या हुआ था? 1920 3 अप्रैल को एक एक्ट था जिसका नाम था दमनकारी आपराधिक जनजाति अधिनियम 1911। इसके विरोध में एक समुदाय है पिरामल्लाई कल्लार समुदाय, इन्होंने इसका विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने 1920 में खुलेआम फायरिंग करी थी, जिसमें 16 सदस्य जो थे इस समुदाय के, पीरामल्लाई कल्लार समुदाय के 16 सदस्यों की हत्या हो चुकी थी। ठीक है, बहुत खतरनाक खिलाफ किया था इस समुदाय ने, और ये प्रतीक है कि उन्होंने अपनी जान भी निछावर कर दी। उसी के उपलक्ष्य में ये जो एक्ट है इसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट होते गए और कठोर उपाय को कम किया गया। ठीक है, तो ये आज भी स्वतंत्रता के बाद निरस्त कर दिया गया था। इस अधिनियम में पिछले कुछ वर्षों में संशोधन भी हुए। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया गया है? ये आपका तमिलनाडु में मनाया गया है। लेकिन जानना ये है कि समुदाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीरामल्लाई कल्लार समुदाय,
और अधिनियम कौन सा था ये भी आपको इंपॉर्टेंट, 3 इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए, ठीक है। चलिए जी, इसके साथ ये मैं सेशन एंड करती हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।